नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का गद्य खंड का अध्याय है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसके लेखिका हैं चपला देवी। तो पाठ का व्याख्यान करने से पूर्व हम उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ट और रिपोर्ताज में सजीवता का अंतर होता है। रिपोर्ताज वह विधा होती है गद्य की जो अनुभव किए हुए दृश्य को गद्य विधा में प्रस्तुत किया जाता है, सजीवता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आगे बताया है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। तो ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कहा है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इसे गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, पाठ की चर्चा करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। उनके महल को तोप से उड़ा दिया गया था। शुरू करते हैं कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके, तो मैना वहीं उनके महल में रह गई। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से, निर्दयता से उस निरीह और निरपराध अर्थात निर्दोष और मासूम बालिका मैना देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उस रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है कि उसका जो रोमांचकारी वर्णन होता है वो पाषाण हृदय को भी अर्थात पत्थर के समान कठोर हृदय को भी भावों से भर देता है, भाव विभोर कर देता है, करुणा में कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस समय बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस मतलब पूरी तरह से वो युवा नहीं हुई थी, किशोरावस्था की थी, देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, जिसका रूपांतरण है, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। तो सेनापति ने जवाब दिया, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है, अर्थात क्यों आप रक्षा करवाना चाहती है इसकी। बालिका कहती है, आप ही बताइए
कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है, कि आप मकान क्यों गिराना चाहते हो। सेनापति कहता है, यह मकान विद्रोहियों के नेता, जो विद्रोहियों से तात्पर्य है कि जो अंग्रेजों का विद्रोह कर रहा था, तो ये अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के सेनापति हैं, तो उनके लिए नाना साहब विद्रोही हुए। तो यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, अर्थात निवास स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है, इसे नेस्त नाबूद, पूरी तरह मिट्टी में मिलाने की आज्ञा दी है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ, अर्थात ये जो जड़ रूप में मकान है, आपका क्या अपराध किया है। अर्थात इस जड़ रूप मकान ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, अपराध किया है तो नाना साहब ने किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा, कि ब्रिटिश सरकार की यह आज्ञा है इस मकान को विध्वंस करने की, इसको गिराने की, और यह मेरा कर्तव्य है कि ब्रिटिश सरकार की आज्ञा मानना। तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, अपने कर्तव्य के अनुसार मुझे इस मकान को गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जर्नल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। तो जर्नल हे की पुत्री मेरी और मैना में प्रेम संबंध था, वो सहचरी सहेली थी। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी, अर्थात मेरे पास हमेशा आती रहती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, कि मुझे भी मेरी की मृत्यु का खेद है, दुख है। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक रखी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, अर्थात ब्रिटिश सरकार का, उसकी आज्ञा टाल नहीं सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसकी आज्ञा का निर्वहन करूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा कि तुम्हारी रक्षा कर सकूँ। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर क्रोध से सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, इसी चिंता में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। तो उन्होंने जनरल आउटरम से निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से ये महल को बचाया जा सकता है, इसकी रक्षा हो सकती है। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। तो सेनापति हे ने कहा, तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल हैं को इस विषय का एक तार देना चाहिए। तो हमें लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल हैं उनको तार देकर इस संबंध में पूछना चाहिए। आउटरम कहता है, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। क्या आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हम नाना की लड़की मैना को गिरफ्तार भी करेंगे और इस महल को विध्वंस भी करेंगे। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने
नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। देखो ये चित्र में नाना साहब की पुत्री मैना और जनरल हे का वार्तालाप हो रहा है। तो उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार से था, तो अंग्रेजी में था और यहाँ रूपांतरण किया गया है। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह मिटा दिया जाए, कि उससे जुड़ा हुआ, उसकी यादों से जुड़ा हुआ जो भी स्मृति चिन्ह है उसको खत्म कर दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो लंदन के मंत्रिमंडल का यह आदेश आ गया था कि नाना की स्मृति चिन्ह से, स्मृति चिन्ह जो भी है उसको खत्म कर दिया जाए, इसलिए कहा गया है कि उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे, कि जैसे ही जनरल आउट्रम ने आज्ञा दी तो नाना साहब के विशाल राज मंदिर पर अर्थात विशाल महल पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया, तहस नहस हो गया था। उसी समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई गई, बड़ी ही हंसी हुई, जिसमें सर टॉमस हे ने नाना की कन्या मैना पर दया दिखाने की बात की थी, क्योंकि वह उसकी पुत्री मेरी की सहेली थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात थी, कि उसके लिए तो वो कर्तव्य था कि उसकी आज्ञा का पालन करे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि उनकी जो पुत्री मैरी थी उसकी सहेली थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात थी, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, अंत किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। तो ये ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि उससे संबंधित जो भी कोई संबंधी मिले या उसकी स्मृति चिन्ह मिले उसकी बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल, तो उज्जवल से तात्पर्य है कि उजला स्वच्छ ही होता है, साफ वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रासाद, तो भग्नाविष्ट से तात्पर्य है कि टूटे फूटे, जीर्ण शीर्ण, और प्रासाद होता है महल, के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद विकराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गए। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और को न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी, अर्थात कोई भी उसकी तरफ बोल रहा था, इंगित कर रहा था, तो उनकी तरफ न देख रही थी और किसी को देखकर डर भी नहीं रही थी, घबरा नहीं रही थी।
जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया, कि यह ब्रिटिश सरकार की आज्ञा है कि उसके संबंधी को गिरफ्तार किया जाए, उससे जुड़ा हुआ स्मृति चिन्ह नष्ट कर दिया जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में, दुखी करुणामय स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। अर्थात ये मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे कुछ समय दे दीजिए जिससे मैं जी भरकर यहाँ रो सकूं, अपनी करुणा को, शोक को व्यक्त कर सकूं। पर पाषाण हृदय, पत्थर के समान कठोर हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने नहीं दी। तो जनरल आउट्रम ने उसकी अंतिम इच्छा का भी पालन नहीं किया। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। तो इतिहास के ज्ञाता, महाराष्ट्र इतिहास के ज्ञाता महादेव चिटनवीस के जो पत्रिका थी, पत्र था बाखर, उसमें छपा गया था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो वो बालिका अनुपमा इसलिए कही गई है क्योंकि वह बालिका अनुपम थी, जो अपने राष्ट्र की रक्षा और कर्तव्य के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था। तो इस प्रकार से ये अध्याय का व्याख्यान पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इसके सभी प्रश्न हल करते हैं। धन्यवाद।